Okay, good morning, dear students. So, in my last lecture, when we were discussing about public speaking, तो आप में से कुछ एक लोगों ने मुझे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, स्पेशली अमित यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि जब हमें पूरा पब्लिक स्पीकिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो क्योंकि मैं बार बार एक बात बोल रहा था कि योर स्पीच शुड स्टार्ट विद अ इफेक्टिव नोट, क्योंकि स्टार्टिंग में स्पीच इफेक्टिव नहीं होता तो यू आर गोइंग टू रूइन ऑल द इंप्रेशन. So particularly on that point, जो आपने क्वेश्चन मुझसे कहा था, now I have prepared an answer for that, and that is how to start your speech or presentation. So चलो एग्जांपल से शुरू करते हैं. Like let's say, see, अगर मैं अपना लेक्चर इस तरह से स्टार्ट करूं, जैसे मैं आपकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया हूं, या किसी और बोरिंग जैसे तरीके से आपके सामने आके खड़ा हो जाता हूं, if I start according to that, तो उससे होगा क्या कि आपका जितना भी इंटरेस्ट है वो स्टार्टिंग में ही लूज हो जाएगा. इफ यू आर एबल टू रिमेंबर, देयर इज वन प्रोवर्ब व्हिच सेज दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड दैट ऑलवेज मैटर्स अ लॉट इन पब्लिक स्पीकिंग और इन दोस सिचुएशंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क. सो फर्स्टली आई विल स्टार्ट विद सम जनरल टिप्स. सो जनरल टिप्स में मैंने कुछ चीजों को समराइज किया है, जिसमें ये आता है कि स्पीचेस या प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना दैट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. और पब्लिक स्पीकिंग वही पार्ट है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. देयर आई टॉट यू दिस इन कंप्लीट डिटेल. देन आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट अगेन, स्किल्स एंड नॉलेज के बीच का डिफरेंस. ये मैं आपसे बार बार आप लोगों से बात इसलिए करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं ये चीजें आपके दिमाग में टोटली क्लियर हो जाएं, क्योंकि इनका बेसिक फॉर्मेट जो था वो ये था कि स्किल डील्स विद द प्रैक्टिकल पार्ट एंड नॉलेज डील्स विद द थ्योरी पार्ट. एंड टुडे द वर्ल्ड इज नॉट कंसर्न विद थ्योरी बिकॉज द वर्ल्ड इज कंसर्न विद प्रैक्टिकल्स नाउ, कि आपके अंदर स्किल्स कितना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. देन स्टेज फियर. आई होप यू आर एबल टू सी व्हाट इज बीइंग रिटन ऑन द स्लाइड्स. सो स्टेज फियर सुन के आप लोगों के चेहरे पे मुझे अभी भी कुछ एक एक्सप्रेशन दिखने स्टार्ट हो गया, डर दिखना शुरू हो गया. होता यही है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. नॉर्मल थिंग वाई है क्योंकि जब भी हम लोग स्टेज पे जाते हैं हमारे अंदर एक डर फील होता है कि हम नहीं बोल पाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, बेइज्जती हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इट्स अ नॉर्मल थिंग. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. नेक्स्ट इज दैट यू आर नेवर गोइंग टू गेट अ सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन. ये वही प्रोवर्ब है जिससे मैंने अपना लेक्चर शुरू किया था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन. और पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशंस काफी हद तक आपके फर्स्ट इंप्रेशन से डील करते हैं. देन टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स. पहली चीज तो ये कि प्रेजेंटेशंस और स्पीच जो हम लोग ऑडियंस के सामने देते हैं दैट इज ऑलवेज रिलेटेड विद ऑडियंस. वो कभी भी स्पीकर से रिलेटेड नहीं होती. मैं जितना अच्छा स्पीकर हूं, मैं जितने अच्छे तरीके से बोलूं, बट अगर मैं अपने ऑडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूं, इफ दे आर नॉट हैप्पी विद व्हाटएवर आई सेड, सो इट्स नेवर गोइंग टू बी इफेक्टिव. एंड द लास्ट पॉइंट इज कि आपकी स्पीच, आपकी प्रेजेंटेशन हमेशा इफेक्टिव होनी चाहिए. सो दीस आर जनरल टिप्स. ये जनरल थिंग्स जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये आप ये समझिए दैट दिस इज अ काइंड ऑफ अ बाइबल जो कि आप लोगों ने हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखना है. नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट. सी, आई वाज टॉकिंग अबाउट स्टेज फियर, और आप लोगों के कुछ एक चेहरे पे मुझे डर दिखना भी शुरू हुआ था. तो स्टार्टिंग में रिमेंबर, स्टेज फियर इज नॉर्मल. बहुत नॉर्मल चीजें हैं. सी, देखिए सिंपल सी बात यह है कि इफ वी बिलोंग टू अर्थ, तो जनता के सामने डरना, स्टेज पे जाके फियर फील करना, दैट्स अ नॉर्मल थिंग. बट हो सकता है कि अगर आप लोगों में से कोई मंगल ग्रह से आया है तो फॉर देम इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट एज वी आर फ्रॉम अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वेरी नॉर्मल. अब इसको डील कैसे करना है, इसे कंट्रोल कैसे करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. सो हाउ टू गेट रिड ऑफ इट. सो स्टेज फियर एक साइकोलॉजिकल एक डर होता है जो कि हमारे दिमाग में ही स्टार्ट होता है और दिमाग में खत्म हो जाता है. होता बेसिकली क्या है कि अगर मैं आप लोगों में से किसी को ये कहूं कि ओके आशीष, कम ऑन द स्टेज एंड स्पीक समथिंग, तो आशीष के दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि यार मेरा ही नंबर क्यों लगा, सर मेरे साथ अमित बैठा, आपने अमित को क्यों नहीं बोला, मेरे साथ खुंदा गया सर. या आप लोग ये भी बोल सकते हो कि सर आप हमेशा मुझे फंसाते हो. या कई बार नेगेटिव थॉट्स ऐसे आते हैं कि चल मैं बोल देता हूं तो ये सारे लोग मेरे पे हंसेंगे क्योंकि आज मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यही सारे नेगेटिव थॉट्स हमें उठने नहीं देते और उसकी वजह से हम स्टार्टिंग में अपने हथियार डाल देते हैं एंड वी नेवर गो टू द स्टेज.
तो फर्स्ट इज अवॉइड नेगेटिव थॉट्स, जस्ट फिल योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स कि ओके इट्स अ नॉर्मल थिंग, आई जस्ट हैव टू गो, आई जस्ट हैव टू स्पीक एंड कम बैक, कोई बड़ी बात तो है नहीं। एंड सेकेंड थिंग इज कि पहले आपने अपने दिमाग में चीजें क्लियर की, उसके बाद अपनी सीट से उठ के अपने स्टेज तक पहुंचना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो उसके बाद हमें स्टेज के ऊपर आना होता है। फिर स्टेज के ऊपर आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होता है कि हम खड़ेंगे कहां पे, स्टेज पर खड़ेंगे कहां पे। सिट, स्टैंड फेसिंग योर ऑडियंस। वही एग्जांपल देखिए, अगर मैं इस तरह से जाके खड़ा हो जाता हूं आप लोगों के सामने, सो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू गाइस बिकॉज आई एम टॉकिंग टू द वॉल दैट टाइम। तो सबसे पहली बात, मुझे ऑडियंस को इंटरेक्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि स्पीचेस और प्रेजेंटेशंस ऑडियंस से रिलेटेड होती हैं, तो हमें ऑडियंस को फेस करना है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दूं तो वो ये होगा कि मान लीजिए कि आप स्पीच दे रहे हो या प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो प्रेजेंटेशन में अगर मान लीजिए मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं और मैं बात आपसे कर रहा हूं, बट इंस्टेड मैं आपकी जगह ऐसे खड़ा हो जाता हूं, सो इन दैट सेंस आई एम नॉट फेसिंग यू बिकॉज माई बैक इज टूवर्ड्स यू, आई एम बेसिकली फेसिंग स्क्रीन। नहीं, मुझे इस तरह से खड़े होना है, आप लोगों से अट्रैक्ट करना है, क्योंकि स्लाइड तो सिर्फ एक एडिशनल चीज है, मेन थिंग इज बिटवीन द स्पीकर एंड द ऑडियंस। सिमिलरली आप मान लीजिए स्पीच दे रहे हो, तो स्पीच देते हुए इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा स्टेज के सेंटर में आके खड़े होना है, और नॉट ऑन लेफ्ट, नॉट ऑन राइट, ऑलवेज ऑन सेंटर। उसके पीछे का लॉजिक ये रहता है कि हमें आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है अपनी ऑडियंस के साथ। तो आई कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टेज के बीच में आके खड़े हो जाओ, बिकॉज इन दैट सेंस यू कैन लुक इन बोथ डायरेक्शंस एंड मेंटेन आई कांटेक्ट विद एवरीवन। और अगर आप साइड पे खड़े होकर बात करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां खड़ा होकर बात करता हूं, सो व्हाट विल हैपन, मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा इस तरफ के लोगों और इस तरफ के लोगों के लिए। यहां के लोगों को मैं ध्यान ही नहीं दे पाऊंगा and they will be out from a speech. Third is start with a smile and energetic tone. रोंदी हुई शक्ल के साथ जाओगे ना कभी भी ऑडियंस के सामने, तो ऑडियंस आपको डराने के लिए हमेशा तैयार बैठेगी वहां पर। या ऑडियंस के सामने जाते ही गुस्से में बोलना शुरू करोगे तो ऑडियंस जूता लेके भगाएगी वहां से, and it happens every time. So the thing is that जब भी आपको अपनी स्पीच देना है तो ऑडियंस के साथ एक स्माइल के साथ, चेहरे पे हल्की सी स्माइल के साथ शुरू करोगे, तो दैट विल हेल्प यू टू मेक अ डीप कनेक्शन विद योर ऑडियंस। साइकोलॉजिकल कनेक्शन बन जाता है, और साथ ही आपको एक एनर्जी वाली टोन से शुरू करना है, मरी हुई रोंदू सी टोन से नहीं। इट विल गिव यू इम्पैक्ट। देन कीप अ चेक ऑन व्हाट टू से एंड हाउ व्हाट टू अवॉइड। ये सारी जो मैंने 3 चीजें आपको बताई, ये वो हैं जो आप अपनी सीट से उठोगे और स्टेज के ऊपर आओगे। फिर उसके बाद जब आप अपने पहला वर्ड बोलना शुरू कर देते हो, लाइक अगर आप एनर्जी वाली टोन और स्माइल के साथ अपना पहला वर्ड कहोगे, देन यू विल फाइंड कि ऑडियंस ने आपको सुनना शुरू कर दिया। वंस दे स्टार्ट लिसनिंग टू यू, फिर आता है कि आपको एक ध्यान रखना है इस बात का कि ऑडियंस के सामने आपने क्या बात बोलनी है और क्या नहीं बोलनी है। बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलनी शुरू होती है, and some of the things cannot be used in a formal setting. आपने टीवी में देखे होंगे कि किसी मंत्री ने लेडीज के खिलाफ कुछ बोला, लेडीज ने उठा के जूते फेंके उस आदमी के ऊपर। Why that happened? क्योंकि वो इस डिफरेंस को भूल गया कि ऑडियंस के सामने हमें क्या बोलना है और क्या हमें अवॉइड करना है। Then read reactions of audience and change tradition. ये क्या होता है कि जब आप बोलना शुरू कर चुके हो तो आपका दिमाग एक बार स्ट्रीमलाइन हो चुका है, वो बोलता रहेगा। बट आफ्टरवर्ड्स इफ यू आर एबल टू रिमेंबर, हमारी स्पीच और प्रेजेंटेशन टोटली ऑडियंस के लिए होती है। तो हमें बीच बीच में ये चेक करते रहना है कि क्या ऑडियंस मेरी स्पीच में इंटरेस्ट ले रही है या वो इंटरेस्ट लूज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ अमित इज टोटली बिजी विद हिज फोन, सो इसका एग्जाम्पल क्या निकलेगा कि अमित इज लूजिंग हिज इंटरेस्ट। अब अमित को मुझे इंक्लूड करना है, अगर पूरी स्पीच में अमित फोन पे बिजी रहा तो एज बीइंग अ स्पीकर इट्स माय फेलियर। तो उनकी स्ट्रेटेजी आपको चेंज करते रहना होता है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने बोलने की जो टोन है उसको इंटरेस्टिंग बना के रखना है ऑडियंस के लिए। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इंटरेस्टिंग रहनी चाहिए ऑडियंस के लिए, खुद की। ऑडियंस की पढ़नी भी है और खुद की भी इंटरेस्टिंग रखनी है,
क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बोरिंग रहेगी, जैसे मैं बस ऐसे खड़ा होकर बोलता रहूं, इसी टोन में बोलता रहूं, तो दैट विल डेफिनेटली बोर यू आउट। एंड कीप प्रैक्टिसिंग। भाई क्योंकि तरीके मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन अगर आपने वो तरीके अडॉप्ट नहीं किए और उन पर प्रैक्टिस नहीं किया, सो इट इज गोइंग टू बी ऑफ नो हेल्प, because it is even said that Rome was not built in a single day. I hope this thing is clear. So it was all about how you are going to face or handle your stage fear. Now, next is how not to start. Now in this thing, what I'm going to talk about is कि stage fear हो गया, एक बार आप स्टेज के ऊपर आके पहुंच चुके हो, उसके बाद आपको बोलना शुरू करना होता है, राइट? एंड सी अगेन वन थिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमें हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन एक बार बन गया है, उसे सस्टेन रखना है, उसे कंटिन्यू रखना है, चाहे आपकी स्पीच आधे घंटे की हो या फिर 1 घंटे की हो, बट दैट मस्ट कंटिन्यू। तो पहले बात करेंगे कि हमें कैसे शुरू नहीं करना है, कैसे शुरू नहीं करना है। सी इसके अंदर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ऑडियंस है वो हमेशा बहुत जल्दी आपके बारे में जजमेंट बना लेती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं एक बड़ी सी दाढ़ी के साथ और एक कुर्ता पजामा पहन के, जैसे जेएनयू के स्टूडेंट्स होते हैं, वैसा बन के आपके सामने आ जाऊं, बिल्कुल भी फॉर्मल तरीके से ना हो, जैसे मैं अभी भी नहीं हूं, तो आप मेरे बारे में एक जजमेंट बना लोगे दिमाग में ऑलरेडी बिफोर आई स्टार्ट स्पीकिंग कि ये स्पीकर ज्यादा ढंग से नहीं बोलने वाला। तो जजमेंट। So, as we are talking about the negative starts, so दूसरा एग्जांपल क्या रहता है कि कई बार स्पीकर आके ये कहता है कि फ्रेंड्स आज का मेरा टॉपिक बहुत बोरिंग है, तो कृपया मुझे मेरे साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करना। See dear friends, I just talked about making first impression and that is very important. So see, आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप एक स्पीच दे रहे हो, that is a total formal setting. आपको अच्छी तरह से पता है कि आपको प्रिपेयर होके ही आना है, तो आप इस तरीके से तो अपनी स्पीच स्टार्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर आप ऐसे अपनी स्पीच स्टार्ट करोगे तो मतलब कि लोग करें चाहे नहीं करें, पर आपने खुद ही अपनी इज्जत का कचरा कर लिया। दैट विल हैपन। तो पॉइंट आता है कि शुरू कैसे करेंगे। सो हाउ टू स्टार्ट। नाउ हाउ टू स्टार्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सी फर्स्ट थिंग इज रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट ऑडियंस इन योर स्पीच। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो भी हमारी स्पीच रहता है, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स ऑडियंस, दैट इज ऑडियंस ओरिएंटेड, नॉट द स्पीकर ओरिएंटेड। सो मैं इसको स्टार्ट करूंगा इस बात से कि बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग। देखो यार, ऑडियंस जो है ना, वो पता नहीं कितने सारे स्पीकर्स को सुनती है। कई बार उन्हें इंटरेस्ट होता है, कई बार उनको जबरदस्ती बिठाया जाता है। तो अगर आप हर बार, आप खुद इमेजिन करो कि हर बार अगर आपको स्पीकर्स वैसे ही आए, टोटली बोरिंग, वही गंदा तरीका, तो यू विल लूज योर इंटरेस्ट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग। नॉर्मल तरीके से स्टार्ट मत करो। अब बात आती है करोगे कैसे। तो शुरू करने के लिए आई एम गिविंग यू 2 थिंग्स। कैसे शुरू करोगे? 2 थिंग्स। पहली बात, स्टार्ट योर स्पीच और प्रेजेंटेशन इन सम क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग वे। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ उसे, और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो और भी इंटरेस्टिंग है। सी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपनी स्पीच को एक जोक के साथ शुरू कर सकते हो, या फिर एक छोटी सी कहानी से शुरू कर सकते हो, किसी एक अराउजिंग क्वेश्चन से शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉप्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू सी द थिंग इन माई हैंड, आई कैन इवन यूज दिस थिंग एज अ प्रॉप एंड सस्टेन इंटरेस्ट। सिमिलरली शॉकिंग स्टेटमेंट से शुरू कर सकते हो, कोटेशन से शुरू कर सकते हो, इंटरेस्टिंग फैक्ट से शुरू कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस थोड़ी शायरी में इंटरेस्टेड है, तो किसी कपलेट्स के साथ भी शुरू कर सकते हो। व्हाट आई एम टेलिंग इज दैट देयर आर मेनी वेज। हमें इन सब में से सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई एक तरीका अडॉप्ट करना होता है, और उसके बाद हम अपनी स्पीचेस को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जांपल्स के, राइट? लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स फॉर दिस।
सी फॉर एग्जाम्पल ना सी मेरे अभी आप जो मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आप सभी के सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स राइट। तो अब मुझे अगर आपको एग्जांपल्स देने हैं तो ऑब्वियसली वो एग्जांपल्स इंजीनियरिंग से होंगे। मैं आपको साइंस या आर्ट्स या पॉलिटिक्स के एग्जांपल्स के साथ बोरिंग नहीं करूंगा। तो एग्जांपल्स मैंने दिए अराउजिंग क्वेश्चंस का, जैसे कि स्टार्टिंग में ही अगर आप अपने ऑडियंस से कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हो जिसका जो कि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा फोर्स करे तो वो आपका इंटरेस्ट बनाएगा। एग्जांपल इज कि कैन एनीवन टेल मी, अमित आर यू लिसनिंग? सो कैन एनीवन टेल मी how is Rails developer different from a Ruby programmer? You're from CSC branch, right? So this question is related to you. अब मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, say you left your phone and now you're listening to me. Or I can even start with a crisp story, छोटी सी कहानी, जैसे कि first computer game Space War was developed by Steve Russell, and do you know that it took almost 200 man-hours to complete the project? Right? या मैं कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बता सकता हूं आपको। अब सी मैं कंप्यूटर से कंट्रोल इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने डाला है यहाँ पे कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर वाज अ लेडी एंड हर नेम वाज एडा। इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ, यू लर्न समथिंग नाउ यू डिड। अगर आपको ये बात पता थी तब भी आप सुनोगे, नहीं पता थी तब भी आप मेरे को सुनोगे। देन जोक के साथ शुरू कर सकता हूं। अरे जोक तो कौन नहीं सुनता। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग के लिए जोक है, ध्यान से सुनना। इट टेक्स 4 years for a human to become an engineer, and then even a lifetime cannot make him a human again. सही बात। So what I did, मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूं कि जो स्ट्रेटेजीज अभी हमने डिस्कस किया उन स्ट्रेटेजीज में से कोई एक स्ट्रेटेजी आप यूज करो, 2 यूज करो, बट जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज करोगे वो ऑडियंस से रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब कि आपकी ऑडियंस का एडवांस में थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि ऑडियंस कौन है, किस तरह की है, कितने लोग हैं, उनका सेक्स जेंडर क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वेन्यू क्या है। अगर ये पता होगा देन यू कैन यूज वन ऑफ देम इन अ वेरी परफेक्ट वे। ओके, चलो अब बात हुई कि स्टेज फियर भी हमने कंट्रोल कर लिया, स्पीच या प्रेजेंटेशन देना भी शुरू कर लिया, लोगों का इंटरेस्ट भी बना लिया। अब इंटरेस्ट बनाने के बाद एक चीज लास्ट पे जरूर करना है, और वो लास्ट की चीज ये है कि आपको अपना एक रोड मैप क्लियर कर लेना है। और रोड मैप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग एंड इट हार्डली टेक्स 30 seconds। क्या करना होता है इसमें कि रिमेंबर वंस यू हैव क्रिएटेड इंटरेस्ट इट इज इंपॉर्टेंट नाउ टू गिव योर ऑडियंस सम गाइडेंस। अब उनको गाइडेंस क्लियर कर देनी है ताकि बीच में इंटरेस्ट बना रहे और कोई भी इंटरफेरेंस ना आए। क्या करना होता है? 3 steps है। And I hope you are taking notes down. Again, it was an expectation which I should do earlier. मैंने पहले इसलिए नहीं किया ताकि मैं इस पॉइंट को अभी रिलेट करूं। से पहला है WIIFM। ये मेरे से ध्यान रखना, और इसका मतलब ये होता है कि what in it for me। ऑडियंस जो होती है ना, कभी भी हम जनरल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग बात करूं तो आदमी किसी दूसरे आदमी को तभी सुनता है जब उसे लगे कि मुझे कुछ फायदा होगा। अगर आपको कोई फायदा नहीं हो रहा ना तो आप किसी को नहीं सुनने वाले। तो पहली चीज ये है कि ऑडियंस को ये क्लियर कर देना होता है कि मेरी इस स्पीच या प्रेजेंटेशन को सुन के उन्हें क्या फायदा हो। दैट इज व्हाट IIFM। इट विल हार्डली टेक 1 sentence, एक सेंटेंस में आप ये बात बोल सकते हो। दूसरा, एक्सपेक्टेशन सेट करनी। एक्सपेक्टेशन सेट करने का मतलब ये हुआ कि ठीक है आप कोई स्पीच दे रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आपने एक्सपेक्टेशन सेट कर ली कि आप मुझसे क्वेश्चंस अगर पूछने हैं तो कब पूछोगे, बीच में पूछोगे या एंड में पूछोगे। ऑडियंस को बात क्लियर है। सिमिलरली ऑडियंस को आपने पहले ही बता दिया कि उनको जो नोट्स लेने हैं वो स्पीच के साथ साथ में लेने हैं या स्पीच के बाद में लेने हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेशन अगर आपके क्लियर होंगे तो ऑडियंस को डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उनका ध्यान बार बार डाइवर्ट नहीं होगा। एंड तीसरा, रोड मैप को ब्रीफ रखना है। ऐसा नहीं है कि स्पीच आपकी आधे घंटे की और रोड मैप ही आपका 25 मिनट का है। It is going to be hardly of 1 minute maximum। अब आगे बात रोड मैप भी, बस अब बोलना है और खत्म करना है। So my second last slide is during speech। I think things are getting clear, right? Stage fear, कुर्सी से उठ के हम स्टेज पे पहुंचे, स्टेज पे पहुंच के हमने ऑडियंस का इंटरेस्ट जीता, इंटरेस्ट जीतने के बाद एक्सपेक्टेशन स्टार्ट कर ली। अब तो बस बोलना है ना, तो बोलते हुए बस ये करो। पहली बात वही, बीच में खड़े होना है,
सेंटर में खड़े होना है, पंखे वाली बात है, रिमेंबर आई कांटेक्ट के लिए काफी हेल्प रहेगा। और अगर आप ऑडियंस के बीच में मूव भी कर सको और ज्यादा आपका एक इंपैक्ट बनाएगा। rather than standing on the stage, ऑडियंस के बीच में मूव करोगे, बहुत फायदा मिलेगा। Then start with a smile. Don't forget, हमेशा स्माइल चेहरे पे रखनी ही रखनी है, क्योंकि आप स्माइल अगर चेहरे पे रखोगे तो ऑडियंस के साथ आपका एक डीप कनेक्शन बनेगा। सिमिलरली ऑडियंस के रिएक्शंस को पढ़ते रहना और एडजस्ट करना अकॉर्डिंगली। ऑडियंस के जो रिएक्शंस होते हैं ना, उससे भी पता चलता है कि ऑडियंस सुन रही है कि नहीं। जैसे बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैंने आपका एक लेक्चर लिया था, तो वेरी कॉमन, फॉर एग्जांपल कई बार लोग क्या करते हैं, टेबल पे ऐसे रख के बैठ जाते हैं ना, ऐसे। इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं कि लोग सुन रहे हैं? इसका मतलब वो कुछ नहीं सुन रहे हो, एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल रहे हैं। तो ऑडियंस के रिएक्शंस पढ़ते रहो। कोई फोन पे है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यू विल फाइंड एवरीथिंग। अब ऑडियंस को आप गोली तो नहीं मार सकते, क्योंकि इंटरेस्ट जगाना आपके हाथ में है। तो अगर आपको दिखता रहेगा तो आप स्ट्रेटजीज नोट कर सकते हो। देन बोलते हुए अपना वॉल्यूम, टोन और बॉडी लैंग्वेज को बार बार ध्यान देते रहना। ये लेक्चर हमने पहले अटेंड किया था जिसमें आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया था, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक ऑन दैट, बट आई एम एक्चुअली गोइंग टू गिव यू वन एग्जांपल। सी जेस्चर्स, राइट? ओके, मैं आपके सामने एक बात कर रहा हूं कि अगर मैं ये कहूं कि आशीष, मैं आपको 3 तरीके से बात कहूंगा। पहला तरीका होगा मेरा, आशीष जो वहां बैठा है खड़े हो और उस तरफ को चले जाओ। एक जेस्चर मैंने ये यूज किया। दूसरा मैं करता हूं कि आशीष खड़े हो उधर चले जाओ। और तीसरा मैं करता हूं कि आशीष खड़े हो वहां चले जाओ। What I did, I just said the same thing with 3 different gestures. लेकिन इन तीनों gestures में तो सबसे इफेक्टिव रहेगा, that is going to be this one, right? ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। वो just one example, ये हमने examples तब लास्ट लेक्चर में सब डिस्कस किए थे, बस हल्का सा मैंने रिलेट किया। Never turn your back on audience. कभी भी ऑडियंस की तरफ इस तरह से नहीं रहना है। Always face them. फेस करते रहना उन्हें। Similarly, wit and humor. Wit and humor. I think you are able to remember that. Wit and humor. हल्का सा 1 सेकंड के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो रिमाइंड कराने के लिए वो ये था कि ऑडियंस का ध्यान हर 5 या 10 मिनट के बाद डाइवर्ट होता है। रिमेंबर, आपको लास्ट क्लास में मैंने पूछा था कि लंच से पहले के लेक्चर में कितना ध्यान होता है, लंच के बाद कितना होता है और लास्ट में कितना होता है, हर एक में डिफरेंस था। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग हियर कि ऑडियंस का ध्यान हमेशा डाइवर्ट होता है और उनके ध्यान को वापस लाने के लिए हम विट या ह्यूमर यूज करते हैं। ह्यूमर इज अ जोक एंड विट इज अ क्वेश्चन काइंड ऑफ अ थिंग। सोचने के लिए मजबूर करो, दे विल कम बैक। कीप देम इंटरेस्टिंग टिल एंड तक वो इंटरेस्टिंग रहने चाहिए। एंड Don't forget to ask for questions and expressing your thanks. और जब सब खत्म हो जाएगा, लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं, you can say कि expectations थी कि क्वेश्चंस पूछ सकते हो, say thanks and bye. So dear students, अभी तक हमने बात किया कि ड्यूरिंग स्पीच आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद मैं कुछ एक और इंपॉर्टेंट बातों के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। हालांकि वो बातें मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, but I feel these are important. So let us discuss these things again. See, communication के बारे में लोगों के दिमाग में एक छोटा सा भ्रम ये रहता है कि communication is related with English language. वैसा नहीं होता। If we need to communicate, we need a language, and that language can be anyone. हमारी पहाड़ी भी हो सकती है। But as the world demands for fluency in English language, तो वहाँ पे एक requirement आ जाता है। तो आपको कुछ एक बातें समझा दूँ, लैंग्वेज आप कोई भी यूज करें। ये कंसेप्ट आप समझें कि देखिए, हमारे लिए 2 बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात रहती है वर्बल कम्युनिकेशन, एक रहता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इन दोनों को मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं कि क्योंकि अगर हम स्पीच दे रहे हो या प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उन दोनों सिचुएशंस में वर्बल एंड नॉन वर्बल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ लिटिल आइडिया अबाउट वर्बल। वर्बल के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, ओरल एंड रिटन। ओरल मतलब जो मुंह से बोल के किया और रिटन जो हाथ से लिख के किया। एंड दीज आर द एग्जांपल्स।
Like oral communication has speeches, presentations, seminars, meetings, group discussions, and interviews. Similarly, written communication has some examples, letters and memos, because they are written. Now the main point is this one, non-verbal communication. Non-verbal communication हमारे लिए important इसलिए है क्योंकि जब हम स्पीच देते हैं तो हमारी non-verbal communication ज़्यादा important हो जाता है. एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एल्बर्ट मेहरेबियन, उन्होंने एक मॉडल बनाया था और मॉडल ये था कि किसी आदमी की ओरल स्पीच को अगर आपको इफेक्टिव कंसीडर करना है तो उसको 3 पैरामीटर्स में डिवाइड करता है. 3 पैरामीटर्स. नंबर 1 वर्बल. वर्बल मीन्स कि जो भी लैंग्वेज या वर्ड्स मैंने यूज किए उनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ 7% होता है. देन पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स. पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स दैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट स्लाइड, बट यहाँ पे मैंने यूज किया पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स दैट बिकम्स 38%. और इन दोनों से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज अवर बॉडी लैंग्वेज एंड दैट बिकम्स 55%. ये सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है और इसीलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ. लाइक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर 4 चीजें आ रहा है: बॉडी लैंग्वेज, पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, प्रॉक्सिमिक्स एंड हैप्टिक्स. प्रॉक्सिमिक्स एंड हैप्टिक्स पब्लिक स्पीकिंग में हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर हमारे लिए बॉडी लैंग्वेज एंड पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बॉडी लैंग्वेज, यस, बॉडी लैंग्वेज के अंदर बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, हम सभी ने सुना है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम डेली बेसिस पे इसे अपनी लाइफ में यूज भी करते हैं. बट हमें ये सीखना होता है कि हम इसे इफेक्टिव तरीके से, फॉर्मल तरीके से कैसे यूज करें. तो बॉडी लैंग्वेज के अंदर हमारी पर्सनल अपीयरेंस, हमारे पोस्चर्स, जेस्चर्स एंड हैंड मूवमेंट्स, देन आई कांटेक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सभी आते हैं. जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है दैट इज ऑलवेज बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन योर फेस. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड. इफ यू आर हैप्पी, your reactions are going to be happy. If you are feeling sad inside, then your face will give the same expressions. It always happens. तो जब भी हमें स्पीच देनी होती है या प्रेजेंटेशंस देनी होती है तो उस जगह पे हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर, बॉडी लैंग्वेज वाला जो पार्ट था दैट वी हैव डिस्कस्ड इन अनदर क्लास, हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया सर. देन to give you a reminder and to help you to remind the things again, I have included same things in my slide this time. So I was telling you about the paralinguistic features, right? And if you are able to remember, मैंने आपको ये बताया था कि आप क्या बोल रहे हो that is not important, आप कैसे बोल रहे हो that is more important. तो कैसे बोल रहे हो that becomes a part of our paralinguistic features. इसके अंदर 6 चीजें आती हैं और 6 चीजों में से कुछ चीजें आपने ऑलरेडी सुना हुआ है. Like word stress, pause, pronunciation, articulation, tempo, and intonation. Okay, I can see your expressions and okay, let me give you a reminder again. Word stress and intonation. ये दो जो फीचर्स हैं, ये दोनों फीचर्स इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत स्पेसिफिक फीचर्स हैं. Word stress, remember, it's called student, not student. It's called include, not include. That was a stress where you are putting it, because that defines your accent. And intonation हम sentences के साथ use करते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि what is the mood when I am saying things. जब भी मैं कोई sentence कहता हूँ, आप लोग जज कर पाते हो कि मैं happy तरीके से कह रहा हूँ या गुस्से वाले तरीके से. So that comes under intonation. Pause is a very normal thing. You all know about that. But the main thing here is कि public speaking या presentations देते हुए आपको pause कहाँ पे लगाना है और कितने देर का लगाना है. That is important thing to learn and to practice. Pronunciation. We have to improve our pronunciation. We cannot say career because it is career. If people are aware with that, so they will make fun of you. So we have to improve our pronunciation as well. Then articulation. Articulation depends upon how we pronounce things or how we produce our sounds. साउंड्स को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं. आर्टिकुलेशंस में आप लोगों को कई बार बोलता हूँ कि हम हमेशा पहाड़ी में बात करते हैं और हमारा जो एक्सेंट होता है वो पहाड़ी वाला बन जाता है. एंड दैट इज कॉल्ड अ मदर्स टंग इन्फ्लुएंस. जिस मातृभाषा में बात करते हैं उसी का इन्फ्लुएंस हमारी बाकी लैंग्वेजेस में देखने को मिलता है.
So that is a articulation. And tempo. What was tempo? Yeah, that was the tempo. Tempo is the speed of speaking. बहुत स्लो बोलूँगा, देखा अमित एक्सप्रेशन देना शुरू कर चुका है, बोलना शुरू हो गया, और बहुत फास्ट बोलूँगा इसे आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक फास्ट, बट अगर ज़्यादा फास्ट कहूँगा तो आपके दिमाग के ऊपर से चीज़ें जाएंगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू ग्रैस्प द थिंग्स, राइट? ओके, नाउ द लास्ट थिंग, सी आई हैव अ टेस्ट फॉर यू। आप मेरे स्क्रीन पे कुछ देख पा रहे हो? आशीष, अमित, अक्षय, आप लोग देख पा रहे हो? यस। ठीक है, आप एक बार इसे पढ़ के देखोगे क्या है ये? कैन यू रीड इट आउट? यार तुम ट्राई तो करो एक बार, पढ़ पा रहे हो? I could not believe Yes. that I Could actually understand what I was reading. The phenomenal power of human mind. अब पढ़ पा रहे हो? yes sir. According to a research at Cambridge University, it does not matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter be in the right place. देखना ना वैसे ही है? Yes. The rest can be a total mess and you can still read it without problem. This is because the human mind does not read every letter by itself but the word as a whole. Amazing? ये रीडिंग टेस्ट में आपका इसलिए ले रहा था क्योंकि हमने इस लेक्चर में जो कुछ भी जाना, जो कुछ भी सीखा, वो सारा हम अपने अंदर इनकॉर्पोरेट सिर्फ तब कर पाएंगे when we are making a habit, जब हम अपने माइंड को इसके एक आदत डाल देंगे। And once our mind is habitual of that, so things are going to be very easy for us. और माइंड को हैबिचुअल बनाने के लिए हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। लाइक इफ आई टू टेल यू कि हमें पॉज जो है वो सिर्फ 2 सेकंड का देना होता है, आपने सुन तो लिया, बट अनटिल अनलेस आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब तक ये चीज क्लियर नहीं होगा। नाउ आई टॉट यू अबाउट बॉडी लैंग्वेज बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशंस। बट अगर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज खुद की नहीं पता कि आपकी लैंग्वेज किस तरह की है, then how you are going to improve it? So it all depends upon practice. So this reading test is just one idea that we can do a number of things, we can create marvels. We just need to indulge in practice and we just need a zeal to do the things. So I think that much is enough. And if you guys have any questions, so you can ask them. No questions? Okay, fine. So dear students, now we will meet in next lecture, and in next lecture we will discuss about something new, right? So thank you for attending my lecture and have a nice day.